So hey guys, welcome back to another most important video on JR College YouTube channel. I am your friend राहुल जयसवाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो यार फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपकी स्टडीज कैसे चल रही है। जैसा जैसा आप डिमांड कर रहे हो हमारे प्यारे 11वीं के बच्चों, आप लोगों के लिए वैसे हम लोग कंटिन्यूअस मेहनत कर रहे हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, वो उसके वीडियोस हम डाल रहे हैं। फिजिक्स के भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं, कई सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके, कई सारे चैप्टर अपलोड होना बाकी भी है। फिजिक्स के होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, मैं खुद आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, जितना भी हो सके बिजी शेड्यूल में से निकाल के आप सभी के लिए वीडियोस में रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैथ्स सब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली आप जानते हो, मैथ्स 1 मैं पढ़ा रहा हूं, मैथ्स 2 नौशाद सर पढ़ा रहे हैं, तो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के भी चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। और बायोलॉजी के अभिषेक सर, वैसे तो मैं ही पढ़ाता था बायोलॉजी, लेकिन जैसे मैंने बोला कि बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा मेरे पे अगर मैं सब सब्जेक्ट पढ़ाऊं, क्योंकि मैं पीसीएमबी चारों 11th स्टैंडर्ड तक पढ़ा चुका हूं। 12th स्टैंडर्ड में भी मैं मैथ्स 1 पढ़ाता हूं, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूं, लेकिन ड्यू टू सम टाइम मैनेजमेंट इशू आई एम नॉट एबल टू टीच देयर, बट डोंट वरी, आप लोग के लिए हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। हो सकता है जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओ तो शायद आपको केमिस्ट्री में ही पढ़ा रहा हूँ 12th में भी, तो होपफुली बस हमारे साथ बने रहना। और अगर आप इस चैनल को थोड़ा ग्रो कराते हो, यानी कि देखो अब ये चैनल तो न्यू है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 11th एंड 12th इसके पहले JR ट्यूटोरियल्स पे डालते थे। अब ये JR कॉलेज चैनल है, इसको हमने हार्डली 6-7 महीने पहले सेपरेट किया ताकि हम इस चैनल पे सिर्फ 11वीं और 12वीं को ही पढ़ाए, बाकी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के लिए हमारा JR ट्यूटोरियल सेपरेट हो गया, ताकि यार कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आप लोग आराम से अपने कॉलेज सेक्शन की पढ़ाई कर सको। इसीलिए इस चैनल का नाम JR कॉलेज रखा। तो ये चैनल को ग्रो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की भी है, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं उस प्रकार भी अगर आप भी हमें सपोर्ट दिखा दोगे तो डेफिनेटली इस चैनल को हम लोग बूस्ट कर सकते हैं और डेफिनेटली एक ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट अस इन एवरी पॉसिबल मैनर। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था स्टेट्स ऑफ मैटर, आखिरी लेक्चर होगा आज, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, लेक्चर नंबर 5। जी हाँ दोस्तों, कई सारे टॉपिक्स, चाहे वो हम बात करें जितने भी टाइप के ये थे हमारे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थे, चाहे डाइपोल थे, इंड्यूस्ड डाइपोल थे, ठीक है ना, हमने देखा लंदन डिस्पर्शन फोर्स, उसके बाद हमने कई सारे और टॉपिक्स देखे, ठीक है ना, चाहे वो हम लोग ने बात किया अलग अलग टाइप के फंडामेंटल चीजों की, चाहे हमने बात किया लॉस ऑफ गैसेस की, चाहे हमने बात किया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ की, चाहे हमने बात किया आइडियल गैस इक्वेशन की, और कई सारे और चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज आखिरी लेक्चर होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई थी इस चैप्टर में, जो कि था दोस्तों डाल्टन्स लॉ, जो कि पार्शियल प्रेशर के ऊपर डिपेंडेंट है और हमारा एक लिक्विड स्टेट का टॉपिक है, जिसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो को आप लोग एंड तक बने रहना और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज का जो पहला टॉपिक है, जो कि है दोस्तों, हाँ ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, KMT दैट इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखा, ये एग्जाम्पल ये टॉपिक जो है एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, मैंने देखा 90% चांसेस है, 99% में बोल सकता हूं चांसेस ये एग्जाम में पूछेगा, अजम्पशंस पूछता है इसका, ये मैंने लिख के रखा था, आप लोग के लिए मैंने एक्सप्लेन भी किया था पिछले लेक्चर में, वीडियो नहीं देखा जाके चेकआउट कर लेना। आज इसके आगे का टॉपिक शुरुआत करेंगे, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब ये होता क्या है, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो टोटल प्रेशर होता है कोई भी मिक्सचर की, अगर मैं बात करूं जो कि 2 या फिर 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस का है, तो वो क्या है, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज, ये क्या होता है, इट इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द इंडिविजुअल गैस। यानी कि मेरे पास अगर 2 या फिर 2 से ज्यादा क्या है गैसेस है, मेरे पास क्या है 2 या फिर 2 से ज्यादा नॉन रिएक्टिव गैसेस है मेरे पास, तो उसके पास भी अपना अपना एक इंडिविजुअल प्रेशर होगा, हर गैस के पास अपना अपना एक क्या होगा, प्रेशर होगा, जिसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं एक पार्शियल प्रेशर लगा रहा होगा। तो अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं तो उस पर्टिकुलर फंडा के अंदर, उस पर्टिकुलर जो मिक्सचर है जो 2 या फिर 2 से ज्यादा गैसेस से बना हुआ है, तो अगर मुझे उस पर्टिकुलर मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, द टोटल प्रेशर विल बी व्हाट, द सम ऑफ ऑल द पार्शियल प्रेशर्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर गैसेस। तो हर एक का, जैसे मान लो कोई एक मेरा गैस है उसका प्रेशर 1 मान लिया, कोई दूसरा गैस है उसका प्रेशर 2 मान लिया, कोई तीसरा प्रेशर 3, प्रेशर 4 मान लिया, तो अगर मुझे टोटल P निकालना है यानी प्रेशर टोटल निकालना है तो मुझे उन चारों पार्शियल प्रेशर को प्लस करना पड़ेगा। तो वही डेफिनेशन हमें बोला है कि हमारा जो डेफिनेशन बोलता है, क्या बोलता है कि द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर इज द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। एंड ये जो लॉ है इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली ऑन मिक्सिंग। क्योंकि नॉर्मली तौर पे जैसे मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक मिक्सचर है, अब वो मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है जो आपस में मिक्स नहीं हो रहा। जैसे आपने भेल खाया होगा, ये बहुत इररिलेवेंट चीज है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, आपने भेल खाया, अब जो भेल होता है वो भेल वाला क्या करता है, थोड़ा कुरमुरा डालता है, थोड़ी सी नमकीन डालता है, थोड़ा सा वो मिर्ची कट करके डालता है, थोड़ा सा सेव डालता है उसके ऊपर, बराबर, और क्या डालता है भाई,
पापड़ी डालता है, तो ये सब चीज आपस में मिक्स हो जाता है कि नहीं? आपस में मिक्स नहीं होता। जैसे कि अगर आप एक पानी के अंदर एक शक्कर या फिर नमक डाल दो तो कैसे पूरा वो मिक्स हो जाता है, दैट इज नॉट होमोजेनियस मिक्सचर, यानी वो डिसॉल्व हो गया, वो एक ही बन गया, पूरा लिक्विड बन गया। समझ में आ रहा है? लेकिन भेल में ऐसा होता है? नहीं होता है। तो सेम उसी प्रकार ये जो हमारे पास मिक्सचर है, इसमें 2 से 3 अलग अलग गैसेस होंगे, लेकिन वो गैसेस अनरिएक्टिव होंगे, यानी कि वो एक दूसरे को रिएक्ट नहीं करेंगे, वो अपने अपने प्रेशर्स के साथ उस मिक्सचर में प्रेजेंट होंगे। एंड उसी पार्शियल प्रेशर्स को अगर हम प्लस कर देंगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा टोटल प्रेशर। बहुत साधारण और सिंपल भाषा में मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है? तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो भी इंडिविजुअल गैस का हो रहा है मिक्सचर के अंदर, जो 2 या फिर 2 से ज्यादा गैस उसके अंदर होंगे, इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जो भी उस मिक्सचर के अंदर गैस प्रेजेंट है, ऑब्वियसली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो अपना अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे, तो वो जो अपना अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो पार्शियल है, यानी कि टोटल प्रेशर तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो प्रेशर है हर एक इंडिविजुअल गैस का, नॉन रिएक्टिव गैस का, वो पार्शियल प्रेशर है। और यही जो 3-4 गैसेस होंगे उन सभी का पार्शियल प्रेशर को अगर हम ऐड करते चलेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा हमारा टोटल प्रेशर। कितना सिंपल था। अब इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करेंगे मैथमेटिकली जो डाल्टन लॉ ऑफ जो पार्शियल प्रेशर है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं पी टोटल। देखो ध्यान से, जो चीज मैंने ऑलरेडी आपको बताई अभी, P टोटल इज इक्वल टू दिस वैल्यू, ठीक है? यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1, जो कि एक पार्शियल प्रेशर है पहले वाले गैस का, पार्शियल प्रेशर सेकंड गैस का, पार्शियल प्रेशर थर्ड गैस का, और प्लस करके डॉट 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 लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है 2 जैसे 2 से ज्यादा हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 16, 32, 64, जितने होने हैं वो हो सकते हैं। तो जितने होंगे वो ऐड होते जाएंगे, ठीक है? और ये जो चीजें हो रही है वो किस पे हो रही है? कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री एक ऐसा चीज है जिसमें आपको एक जो भी कंडीशंस होती है ना, वो कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई भी रिएक्शन की बात करते हैं तो हर रिएक्शन कैसे भी कभी भी नहीं हो सकता, उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर का होना जरूरी है, एक प्रॉपर कंडीशन यानी वॉल्यूम का, प्रेशर का, टेम्परेचर का होना जरूरी है। तो इस केस में जब डाल्टन्स के हम लोग पार्शियल प्रेशर के केस की बात कर रहे हैं तो मैथमेटिकली हमारा टोटल प्रेशर क्या है? द सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर, द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट इंडिविजुअल गैसेस, ठीक है? लेकिन ये हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम और टेम्परेचर पे। जो वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा उन केस में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P टोटल टोटल प्रेशर है, P1 P2 पार्शियल प्रेशर, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी डेरिवेशन के अंदर। एक चीज हमें पता है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है कि वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT। ये हमको पता है, ये क्या है हमारे लिए? आइडियल गैस इक्वेशन है। अब इसी केस में अगर मुझे प्रेशर चाहिए खाली, तो प्रेशर को मैं इधर रखूंगा, बाकी V को नीचे भेज दूंगा, तो nRT अपॉन V हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया आपको? प्रेशर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर डिवाइड बाय वॉल्यूम हो गया, दैट इज P इज इक्वल टू nRT अपॉन V, ठीक है? अब पार्शियल प्रेशर जो होगा ऑब्वियसली ये P इज इक्वल टू nRT बाय V है, तो पार्शियल प्रेशर के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो वी नो दैट फर्स्ट गैस के लिए पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P1 होगा। तो P इज इक्वल टू nRT बाय V है, तो P1 इज इक्वल टू N1 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? प्रेशर के केस में चेंज होंगे, बिकॉज वी नो दैट यहां पे अभी हमने देखा कि भाई मेरे लिए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और एक चीज यहां पे अगर आप देखोगे P इज इक्वल टू nRT है ना, तो P इज इक्वल टू nRT के केस में मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट उन्होंने बोला, वॉल्यूम कांस्टेंट बोला, और R जो होता है वो भी कांस्टेंट ही होता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होगा यहां पे? N चेंज होगा, यानी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होगा। और वही चीज हम कर रहे हैं यहां पे कि P1 इज इक्वल टू जो पहले इंडिविजुअल गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा उसको P1 बोलूंगा, सेकंड के लिए P2 बोलूंगा, थर्ड के लिए P3 बोलूंगा, फोर्थ होगा तो फोर्थ के लिए P4 बोलूंगा। तो P1 जो होगा उसमें सिर्फ N1 हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हुआ N1, बाकी R T अपॉन V ये सेम रहेगा। वैसे P2 के लिए N2 हो जाएगा, R T अपॉन V सेम रहेगा। P3 के लिए N3 हो जाएगा, R T अपॉन V हो जाएगा। ये समझ में आया? इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने क्या माना था पहले? इक्वेशन नंबर 1 इसको माना था, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। ये समझा कहां से आ रहा है? डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया दो चीज कि भाई P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और दूसरा अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन से हमने पार्शियल प्रेशर हर एक इंडिविजुअल गैस का निकाल दिया कि P1 इज इक्वल टू दिस, P2 इज इक्वल टू दिस, P3 इज इक्वल टू दिस। ये कहां से आए? आइडियल गैस इक्वेशन से। अब मैं इस चीज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट ऑन करता हूं। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरा? ये वाला। तो इक्वेशन नंबर 1 में लिखूंगा P टोटल इज इक्वल टू क्या था? टोटल प्रेशर क्या था? P1 प्लस P2 प्लस P3। लेकिन मुझे पता है कि P1 का वैल्यू, P2 का वैल्यू, P3 का वैल्यू क्या है, तो हमने P1 का वैल्यू ये डाल दिया, P2 का वैल्यू, P3 का वैल्यू, और प्लस अगर P4 होता तो वो भी डालते जाते, लेकिन वो है नहीं अभी फिलहाल में, तो हमने ये लिखा। अब यहां पे क्या हो जाएगा? RT अपॉन V, RT अपॉन V, RT अपॉन V, ये तीनों के केस में क्या है? कांस्टेंट है, हमने उसको बाहर निकाल दिया कांस्टेंट। बचा क्या अंदर? N1, N2 और N3, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट 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 जो भी होगा आगे जाके, ठीक है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मेरा जो टोटल प्रेशर है
वो क्या हो जाएगा RT अपॉन V, और ये N1 प्लस N2 प्लस N3 ये करते जाएंगे, मतलब ये क्या है N का क्या है टोटल है, यानी नंबर ऑफ मोल्स का N टोटल है वो, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया कि द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर डिवाइड बाय वॉल्यूम RT अपॉन V मल्टीप्लाई बाय द टोटल ऑफ नंबर ऑफ मोल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर गैसेस ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, समझ में आया। अब एक चीज है कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग एक पर्टिकुलर सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन जो भी इंडिविजुअल गैसेस है इसके अंदर, कोई भी इंडिविजुअल गैसेस है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं x1 से। जैसे पहले गैस के लिए मैं x1 रिप्रेजेंट करूंगा, सेकंड गैस के लिए x2, थर्ड गैस के लिए x3। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इन शॉर्ट x जो सिंबल है वो मैं क्या किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पार्शियल प्रेशर के माफ करना जो गैसेस है उसके पार्शियल प्रेशर के मोल फ्रैक्शन के लिए यूज कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा, मतलब N1 अपॉन N टोटल हो गया। इसको मैं मान लिया इक्वेशन नंबर 3, मतलब मेरे लिए मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल। वैसे ही x2 जब निकालूंगा उसके लिए क्या हो जाएगा N2 अपॉन N टोटल, x3 निकालूंगा तो N3 अपॉन N टोटल, x4 निकालूंगा तो N4 अपॉन N टोटल हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब मेरे को सेकंड इक्वेशन पता है, मेरा सेकंड इक्वेशन क्या है, P1 इज इक्वल टू N1 अपॉन RT अपॉन V, ठीक है, ये मुझे पता है। अगर मैं इसी चीज को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ के लिखूं, यानी कि मुझे सिर्फ N1 निकालना है यहां से, तो N1 अगर मुझे निकालना है तो ये जो RT बाई V है ये P1 के नीचे चला जाएगा, यानी P1 डिवाइड बाय हो जाएगा RT बाई V। तो N1 विल बी इक्वल टू P1 डिवाइड बाय RT बाई V। कहां से आया ये वाला इक्वेशन कहां से आया, यहां से आया, सेकंड इक्वेशन से आया, लिखा है मैंने फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये आ गया N1 इज इक्वल टू P1 अपॉन RT बाई V। लेकिन मुझे एक चीज तो पता है, देखो मैं बताता हूं, N1 इज इक्वल टू P1 अपॉन RT बाई V होगा, तो उसी प्रकार N टोटल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे N1 के लिए P1 था वैसे N टोटल के लिए P टोटल हो जाएगा। और ये RT बाई V तो भाई कांस्टेंट ही है, चल ही रहा है कांस्टेंट कब से, तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको उठा के मैं थर्ड इक्वेशन में डालता हूं, जो कि ये है क्या फॉर्मूला कि x1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N टोटल, यही फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे N1 का वैल्यू पता है P1 अपॉन RT बाई V, P1 अपॉन RT बाई V डाला, N टोटल का वैल्यू पता है P टोटल अपॉन RT बाई V, ठीक है। दोनों में ऊपर नीचे RT बाई V है, कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, ये कैंसिल, क्या बचा ऊपर P1 नीचे P टोटल, तो N1 अपॉन N टोटल जो कि x1 है वो क्या हो जाएगा P1 अपॉन P टोटल हो जाएगा, ये हमने निकाला। एंड अगर मुझे यहां से P1 का वैल्यू चाहिए तो ये P टोटल x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P1 इज इक्वल टू व्हाट, P टोटल मल्टीप्लाई बाय x1, जो कि हमने यहां लिखा है। और ये आपका रहा फाइनल इक्वेशन, जो कि ये प्रेशर 1 यानी उस पर्टिकुलर, क्योंकि यही चीज तो हमने निकालना था ना, तो यानी कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का, यानी कि जो भी पहला गैस है उस मिक्सचर के अंदर उसका प्रेशर अगर मुझे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे x1 यानी उस गैस का मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल प्रेशर के साथ। वैसे ही सिमिलरली P2 यानी सेकंड वाले गैस का पार्शियल प्रेशर, ये पार्शियल प्रेशर की बात हो रही है, ये P1 P2 क्या है, पार्शियल प्रेशर है ना, हमने बताया था। तो ये P1 पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो मुझे मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय उस पर्टिकुलर पूरे इंडिविजुअल पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस का टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम P2 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय P टोटल हो जाएगा, उसी प्रकार P3 इज इक्वल टू x3 मल्टीप्लाई बाय P टोटल हो जाएगा। P4 निकालना होता तो x4 मल्टीप्लाई बाय P टोटल, P5 निकालना होता तो P5 इज इक्वल टू x5 मल्टीप्लाई बाय P टोटल। तो इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहेगा, पार्शियल प्रेशर निकलता रहेगा। तो इन शॉर्ट क्या डेफिनेशन बनेगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टोटल प्रेशर, यानी कि P टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करो मिक्सचर के बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। सिंपल सी बात है, एक फंडा क्या निकला, मतलब डाल्टन लॉ ऑफ जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपको कोई भी मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली क्या करो, उस पूरे मिक्सचर के टोटल प्रेशर को मल्टीप्लाई करो उस इंडिविजुअल गैस के मोल फ्रैक्शन के साथ, आपका आंसर आ गया। और ये रहा उसका डेरिवेशन। कितना सिंपल तरीके से मैंने बताया, ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको लिखा है। जो हार्ड चीज आपको बुक से नहीं समझ में आता है उसको हमने एकदम सिंपल तरीके से उतारा है, और आप इसको एग्जैक्ट भी लिख के आओगे। आपके अगर डेरिवेशन एग्जाम में पूछता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का, तो मैं आपको बोल सकता हूं फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये इतना बेहतरीन तरीके से हमने क्लियर कट आपको करा के दे दिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये था आज का पहला टॉपिक, जो कि था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कभी कभी 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या, पहले समझते हैं। इट इज डिनोटेड बाय Z वैसे, पर ध्यान में रखो मैं आपको चीज बता रहा हूं। पहले तो जब भी प्रेशर अप्रोच 0, यानी कि क्या बोल रहा है कि जब भी कोई प्रेशर होता है 0 तक पहुंचता है, उसका वैल्यू जो होता है वो 0 तक पहुंचता है, तो जो रियल गैसेस होते हैं, जो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कि रियल गैस क्या है, आइडियल गैस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है,
मैंने सब चीज बताया था कि कौन सा लॉ ऑबे करता है, कौन सा नहीं करता है। तो जब भी प्रेशर 0 पे जाता है, पहुंचता है उसका वैल्यू, तो जो रियल गैस है वो एक बिहेवियरल चेंजेस लाता है अपने अंदर, और रियल गैस बिहेव करने लगता है आइडियल गैस जैसा। ठीक है, रियल गैस जो है वो तो एक्चुअल में गैस है, लेकिन जब प्रेशर 0 हो गया तो वो एक आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगता है। और डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, ये जो डेविएशन हो रहा है किसका, क्योंकि पहले वो रियल गैस था, लेकिन उस गैस के प्रेशर को अगर 0 कर दिया जाए तो वो एक आइडियल गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। और ये जो डिफरेंस आ रहा है रियल गैस के वैल्यू से और आइडियल गैस के वैल्यू के अंदर, ये जो बिहेवियरल चेंजेस आ रहा है जिसके वजह से कुछ हमें फ्लक्चुएशंस, कुछ डेविएशन जो देखने मिल रहे हैं, उसको अगर मुझे मेजर करना है तो इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। मतलब जो डिफरेंस है, जो डेविएशन है फ्रॉम द रियल गैस टू द आइडियल गैस व्हाइल द प्रेशर इज 0, जो भी डेविएशन हो रहा है उसको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहा जाता है, Z कहा जाता है। और उसको निकालेंगे कैसे, Z इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय nRT, याद रखना, यानी नंबर ऑफ होल्स मल्टीप्लाई बाय क्या बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट भी बोलते हैं, और मल्टीप्लाई बाय टेंपरेचर। और आइडियल गैस के लिए Z का वैल्यू जो होता है 0 होता है, याद रखना। ये पूरे वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो Z का वैल्यू 1 आएगा, किसके लिए, जब आइडियल गैस होगा। कब होगा, जब जितने भी वैल्यू होंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर के, उसके हिसाब से। ठीक है, एट ऑल द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कोई भी प्रेशर ले लो, कोई भी आप प्रेशर वॉल्यूम ले लो, उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना, एग्जाम में कभी कभी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, डिफाइन कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चले। चलो, क्या है अगला टॉपिक, लिक्विड स्टेट। यहां से अभी इसके पहले जितना भी हमने पढ़ा, वो जितने भी गैसेस के चैप्टर ये थे, क्या बोलते हैं, टॉपिक्स थे, वो हमने कंप्लीट कर दिया। वैसे देखा जाए तो स्टेट्स ऑफ मैटर है इस चैप्टर का नाम, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने अगर देखा होगा, स्टार्टिंग से ही हम लोग ज्यादातर सॉलिड के बारे में थोड़ा हमने पढ़ा था, हमने गैसेस के बारे में ज्यादा पढ़ा, जिसमें हमने गैस लॉ पढ़ा, जिसमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा, और इसके पहले भी जो जितने भी चीजें पढ़ी वो गैस से रिलेटेड थी। मतलब इस चैप्टर में गैस की चीजें ज्यादा दी हुई थी, लेकिन लास्ट जाते जाते इस चैप्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें दी हुई जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है, लिक्विड के बारे में चीजें दिया हुआ है, तो वो है लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या है, बहुत चीज हमने इसका ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि लिक्विड स्टेट इज द इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन द सॉलिड एंड द गैस। यानी एक सॉलिड की अगर मैं बात करूं, एक गैस की बात करूं, उन दोनों के बीच का स्टेट क्या है, लिक्विड स्टेट। क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होते हैं, गैसेस में बहुत वीक होते हैं, लेकिन दोनों के बीच में जो मॉडरेटली स्ट्रांग होता है वो लिक्विड होता है। ठीक है, याद रखना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर मॉडरेटली स्ट्रांग, ये भी मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोग को। ठीक है, लिक्विड डू नॉट हैव शेप, ये भी हमने पढ़ाया था, लिक्विड के पास कोई शेप नहीं होता, लेकिन वो कंटेनर में जो डालोगे, जैसे ये मेरे पास पानी का बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये दिख रहा है आपको, ये पानी का जो शेप है, ये सिलेंडर का शेप दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, ये सिलेंडर का शेप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि भैया ये जो बॉटल का शेप है ये सिलेंड्रिकल शेप है। अगर ये मैं ऐसा टब ले लूं, मतलब मोटा सा कोई टब ले लूं और उसमें वो पानी डालूं, तो उसका शेप बदल जाएगा। यानी जिस भी कंटेनर में डालोगे, जिस भी आकार में डालोगे, उसका शेप पानी ले लेता है, यानी कि लिक्विड ले लेता है। ठीक है, लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उसके पास एक वॉल्यूम होता है कि भाई मुझे पता है ना उस बॉटल का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर ही पानी आएगा उसमें, तो वो मुझे पता है, वॉल्यूम डेफिनाइट होता है। लिक्विड हैव क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती है, जैसे डेंसिटी, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बॉइलिंग पॉइंट जानते ही हो आप, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जिसपे लिक्विड बॉयल होने लगता है और लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसेस, यानी वाटर वेपर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो जो टेंपरेचर होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जनरली वाटर के केस में हम 100 डिग्री सेल्सियस मानते हैं, करेक्ट है। अगला है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी हम जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी एक ऐसा टेंपरेचर, एक ऐसा पॉइंट जिसपे आपका लिक्विड जो है वो सॉलिड बन जाता है, यानी कि फ्रीज हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठंडा नहीं क्या बोलते उसको, बर्फ बन जाता है। तो आप फ्रिज में रखते हो, तो लिक्विड था, पानी था, लेकिन जैसे जैसे वो 0 या फिर 0 के नीचे आने लगेगा, वो धीरे धीरे क्या बन जाएगा, कड़क बन जाएगा, बर्फ बन जाएगा। तो ऐसा पॉइंट जिसपे वो फ्रीज हो जाता है, दैट इज नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था, व्हाट डू यू मीन बाय वेपर प्रेशर, जो भी प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है वेपर के द्वारा व्हाइल कन्वर्टिंग द बॉइल वाटर इनटू द वेपर, यानी गैस के स्टेट में, तो उसको वेपर प्रेशर बोलते हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है और विस्कोसिटी क्या होता है, ये आप लोग के लिए एक नया टॉपिक है, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी तो हर चीज आपको पता ही है, लेकिन सरफेस टेंशन क्या होता है इसको मैं बताऊंगा, और विस्कोसिटी क्या होता है इसको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सरफेस टेंशन की। ये होता क्या है, देखो, सरफेस टेंशन यानी कि पानी के ऊपर का जो सतह होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, पानी के ऊपर के जो लेयर होते हैं, सतह जो होता है, ऊपर का जो लेयर होता है, उसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, मतलब एक सरफेस का टेंशन है, और टेंशन का मतलब होता है फोर्स। ये टेंशन नहीं है, ये टेंशन अलग है। मतलब एक्चुअल में ये टेंशन को भी अगर हमें बोलो तो ये भी एक तरीके का फोर्स है। हमको लगता है ना सर दुख रहा है, टेंशन आ गया, तो वो भी फोर्स लग रहा है एक तरीके से, और ये भी फोर्स है। तो टेंशन यानी फोर्स। तो सरफेस के ऊपर, पानी के सरफेस के ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। तो डेफिनेशन क्या बोलेगा, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेजिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल।
जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के या फिर जो भी पानी की बात कर लो, उसका क्या होता है, कोहेसिव फोर्स लग रहा होता है, मतलब आपका एक कोहेसिव फोर्स लग रहा है, जिसके वजह से क्या करता है कि जो सरफेस होगा लिक्विड का वो क्या करता है, अलाउ करता है टू रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। यानी कि कोई भी बाहर का फोर्स अगर आ रहा है, जैसे हम लोग पानी के अंदर डुबकी मारते हैं तो हमें चोट लगती है, जैसे आप बहुत ऊंचाई से कूदो, जैसे आपने कभी, करना तो मत, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल जो होती है बड़ी बड़ी हाइट वाली, ऊपर जाते हो और ऊपर से उड़ी मारते हो धुड़ुम करके। तो जब आप उड़ी मारते हो पानी के अंदर तो आपको थोड़ा बहुत चोट लगता है, करेक्ट है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से अगर पानी के ऊपर जंप कर रहे हो तो पानी का सरफेस टेंशन होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा चोट लग जाएगी और आपको ऐसा फील होगा कि आपने जमीन के ऊपर जंप किया है। यानी है तो वो पानी, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऊंचाई से पानी के ऊपर भी जंप कर रहे हो, सीधा सीधा जंप कर रहे हो, तो आपको ज्यादा चोट लगने के चांसेस है और डेथ भी हो सकती है। डोंट ट्राई दिस एट होम। लेकिन मैं आपको चीजें बता रहा हूं, हुई भी है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों को चोट, गंभीर चोट लगी है, हड्डी वड्डी टूट गया है। तो सोचिए पानी में कूदने के बाद भी, क्यों? क्योंकि पानी के जो ऊपर का जो लेयर है वो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ताकि जो बाहर से फोर्स आए उसको वो रेजिस्ट करे। दैट इज नथिंग बट द सरफेस टेंशन, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, ठीक है। यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है ना, पर यूनिट लेंथ के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है टू द लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। एक बेस्ट एग्जांपल बता दो, जैसे मेरे पास एक टब ले लिया, पानी ले लिया, उसमें मैंने एक पिन रखा हुआ है, पेपर पिन होते हैं ना, पेपर पिन, उसके ऊपर रख दूंगा तो तैरेगा। दो रीजन है, एक तो डेंसिटी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक रीजन है जो कि है पानी का सरफेस टेंशन। पानी का सरफेस टेंशन अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो पेपर पिन है, जो कि किसका बना हुआ है, स्टील का बना होता है जनरली, ये क्या कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। क्यों तैर रहा है? क्योंकि यहां पे हाई सरफेस टेंशन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पिन जो है वो अंदर नहीं डूब रहा है, क्योंकि वो पानी का जो लेयर है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स से, यानी जो बाहर का जो फोर्स आ रहा है उसको वो रेजिस्ट कर रहा है। जनरली सरफेस टेंशन जो है गैमा, इस लेटर से डिनोट किया जाता है, ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, क्योंकि सरफेस टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स, एक टाइप का फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला पता है हम लोग को, फोर्स इज इक्वल टू, मतलब अगर हम बात करें मतलब सरफेस टेंशन जो होता है एक तरीके से प्रेशर होता है, जो कि होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है नॉर्मली मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन हम मीटर की बात कर रहे हैं तो जनरली थोड़ा सा कंसेप्ट अलग हो जाता है, तो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे आपका जो पानी है, ठीक है, ये पानी का जो, वैसे तो आप ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो टॉपिक है सरफेस टेंशन, उसको आप फिजिक्स में बहुत डीप में पढ़ोगे, लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो आपका पानी है उसके अंदर आप सोप या फिर डिटर्जेंट जो मिला देते हो ना, तो उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसीलिए जो आपका साफ सफाई जब किया जाता है, मतलब जब पानी सिर्फ पानी से अगर आप गंदे कपड़े धोगे तो वो मैल नहीं निकलता, क्योंकि वो ऑयल के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे आप सोप या फिर डिटर्जेंट उस कपड़े के अंदर डालोगे, मतलब उस पानी के अंदर डालोगे और उससे आप गंदे कपड़े धोगे तो मैल जल्दी निकलता है। क्यों? क्योंकि वो सरफेस टेंशन वहां पे क्या हो जाता है, उधर पे लोअर करके वो ऑयल के पार्टिकल्स को पेनिट्रेट करके वहां से वो रिमूव कर पाता है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल द सरफेस टेंशन। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ के चलनी है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है, जो कि विस्कोसिटी। तो क्या होता है विस्कोसिटी? विस्कोसिटी इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस टू द फ्लो, यानी कि कोई भी लिक्विड का एक फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी की जो बह सकता है, पानी बहता है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, बहता है। लेकिन विस्कोसिटी का मतलब ये होता है कि पानी या फिर कोई भी लिक्विड के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो अपने आप को रोकता है बहने से, दैट इज द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। क्या होता है? विस्कोसिटी इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ लिक्विड और रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो क्या बोलता है? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड, फ्लूइड में हो सकता है लिक्विड हो, ज्यादातर लिक्विड होते हैं, पर गैस को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, टू चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नाइबरिंग पोर्शन रिलेटिंग टू वन अदर। मतलब ये प्रॉपर हार्ड डेफिनेशन हो गया, इसको आप लर्न कर सकते हो, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में जो लिक्विड है उसको फ्लो होने से जो रोकता है, दैट इज नथिंग बट द विस्कोसिटी। अब मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। एक तरफ आप पानी ले लो, लिक्विड पानी ले लो, एक तरफ आप ऑयल ले लो, तेल ले लो। अब आप पानी को थोड़ा सा फ्लो कराओ, पानी को फ्लो कराओ तो बहुत ज्यादा फास्ट फ्लो होगा, लेकिन कोई तेल को, ऑयल को फ्लो कराओगे तो वो थोड़ा लेट होगा। क्यों? क्योंकि पानी के पास जो विस्कोसिटी है वो कम है और ऑयल के पास विस्कोसिटी ज्यादा है। इसको एकदम और सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं, जितना ज्यादा जो पतला लिक्विड रहेगा, समझ जाना कि उसकी विस्कोसिटी कम है, जितना ज्यादा जो मोटा गाढ़ा लिक्विड रहेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है। इसीलिए जो ऑयल होते हैं ना,
वो जल्दी फ्लो नहीं करते हैं, लेकिन जो पानी होता है वो सर आप देखो पानी में क्या होता है ना, नॉर्मली पाइप में एकदम एकदम बारीक सा भी होल रहेगा ना तो भी वो पानी वहां से लीकेज हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत पतला है, उसकी विस्कोसिटी कम है। लेकिन जो ऑयल होता है वो जल्दी लीकेज नहीं होगा, क्योंकि भाई वो एक तो फ्लो बहुत स्लो हो रहा होगा, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है, थिकनेस ज्यादा है, तो वो जल्दी यहां से नहीं निकलेगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सक्सेसिव लेयर्स ऑफ ए फ्लोइंग लिक्विड। उसके अंदर जो लिक्विड्स है, फ्लोइंग लिक्विड्स है, उसके अंदर लेयर्स होंगे ना, उसके भी पार्टिकल्स होंगे, तो उसकी विस्कोसिटी क्या करता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ये करता है, डिफाइन करता है। और विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, यानी कि अगर टेम्परेचर कम है तो विस्कोसिटी ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम। इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑयल। जब आपका ऑयल ठंडा होता है, ठीक है, तो वो गाढ़ा हो जाता है, लेकिन आप जैसे ऑयल को कढ़ाई में डालते हो या फिर कोई भी पतीले में डालते हो, गर्म करते हो, तो ऑयल का विस्कोसिटी कम हो जाता है और काफी पतला हो जाता है। तो ये करके देख सकते हो आप एक्सपेरिमेंट। एंड जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना स्लोअर होगा लिक्विड फ्लो करने के लिए। जैसे मैंने बोला, जैसे आपको पता है मस्टर्ड ऑयल जो होता है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर, मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं वैसे, लेकिन मैं घर गृहस्थी वाला नॉर्मली एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप एक ऑयल ले लेना, मस्टर्ड ऑयल जिसको राई का तेल बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल ले लेना, और एक तरफ आप पानी ले लेना, और उस मतलब ज्यादा मत लेना, तो मम्मी चिल्लाएगी, बोलेगी मेरा तेल वेस्ट कर रहा है। तो थोड़ा ले लेना, एक ढक्कन ले लेना, इतना बड़ा ले लेना, पानी भी उतना ही ले लेना। अब दोनों को गिराओ और देखो कौन ज्यादा फ्लो होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि भाई पानी ज्यादा फ्लो हो पाएगा, यानी कि जितना ज्यादा गाढ़ा होगा, यानी विस्कोसिटी अगर ज्यादा होगा तो उसका जो मूवमेंट होगा, फ्लो जो होगा वो स्लो हो जाएगा। तो ये चीज आपको बताता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से इसको डिनोट किया जाता है, मतलब विस्कोसिटी एक चीज नहीं है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जो कि डिनोट किया जाता है ईटा से। ये इसका सिंबल है ईटा, इसको बोलते हैं, और इसका ऐसा यूनिट हो जाता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर वीडियो। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट, जिसका नाम था स्टेट्स ऑफ मैटर। अब आप लोग मुझे जरूर से बताना कमेंट करके कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है, उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टार्ट करूंगा। वैसे तो बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं मुझे, लेकिन फिर भी आप लोग जरूर से मुझे बताना। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।